अब हमने क्रिस्टली ठोसों के बारे में तो पढ़ लिया, ठोसों का वर्गीकरण किए तो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस मिला। अब बारी है क्रिस्टली ठोसों को भी वर्गीकृत करने का, लेकिन ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो बस समझना है इनको नाम सहित कि क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं। चलो फटाफट ध्यान देते जाना। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे? क्रिस्टली ठोसों को भी बांटना है अलग अलग प्रकारों में, तो ये वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे समझो। परिभाषा क्या है क्रिस्टली ठोसों का? तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन की निश्चित नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस। मतलब यहां से परिभाषा से ही पता चल रहा है कि जो क्रिस्टली ठोस हैं उसमें अवयवी कणों के रूप में या तो अणु होंगे, या तो परमाणु होंगे, या तो आयन होंगे। पता चल रहा है ना? तो इसी आधार पर हम क्रिस्टली ठोसों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा क्रिस्टली ठोस जिसमें ज्यामिति का निर्माण अणु करते हो, निश्चित ज्यामिति का निर्माण कौन करते हो? अणु करते हो। या फिर ऐसा क्रिस्टली ठोस जिसमें निश्चित ज्यामिति का निर्माण परमाणु करते हो, या फिर आयन करते हो। तो इस आधार पर हम क्रिस्टली ठोसों को 4 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। पहला है आणविक ठोस। पहला ठोस क्या है? आणविक ठोस। अब नाम से पता चल रहा है, देखो आणविक ठोस नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसे क्रिस्टली ठोस जिसमें निश्चित ज्यामिति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? अणुओं के द्वारा होता है। मतलब एक अणु रहेगा, उसके बाद फिर और अणु रहेगा, फिर और अणु रहेगा, वो मिलके निश्चित ज्यामिति जब बनाएंगे तो ऐसे ठोसों को क्या कहेंगे? आणविक ठोस कहेंगे। ठीक। अब ये भी 2 प्रकार के होंगे। आणविक ठोस भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा अध्रुवीय अणु। 2 प्रकार के पढ़े थे 11वीं में, याद है कि नहीं? अध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणु किसको बोले थे? याद है कुछ? ध्रुवीय मतलब दूर दूर के और अध्रुवीय मतलब पास पास के। तो जब कोई समान परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो वो अध्रुवीय अणु कहलाता है। एक समान परमाणु से मिलकर बना अणु। ठीक है। लेकिन आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनके अगर दूर दूर के परमाणु, कोई एक अन्य तत्व रहे का परमाणु और एक अन्य तत्व का परमाणु दूर दूर के, वो जब आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु। ठीक। चलो अभी मैं उदाहरण लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु देखो ध्यान से, 2 परमाणु से मिलकर बना है, दोनों समान परमाणु है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और समान परमाणु है मतलब पास पास वाले हैं। तो कैसा है ये? अध्रुवीय है। ठीक। अगर दूर दूर के रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ध्रुवीय बोलेंगे। ठीक है। ध्रुवीय भालू याद है कि नहीं? पढ़ा बताया था। ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो कि हमसे बहुत दूर है, किनारों पर है। ठीक। तो जो दूर दूर के होते हैं उनको बोलते हैं ध्रुवीय, पास पास के अध्रुवीय। तो हाइड्रोजन अणु हो गया और क्लोरीन अणु हो गया। ठीक। या फिर आयोडीन अणु हो गया, आयोडीन पदार्थ। अब यहां पे तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन लग रहा है? हाइड्रोजन कैसे ठोस? अध्रुवीय आणविक ठोस।
हाइड्रोजन तो हमने अभी तक गैस पढ़ा था, ये ठोस कैसे हो गया? ये कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? तो किसी भी पदार्थ को हम लोग ठंडा करके ठोस में बदल तो सकते हैं ना। गैस है मतलब हमेशा गैस रहेगा, जरूरी थोड़ी है। तो हाइड्रोजन गैस को जब कंप्रेस्ड किया जाता है, दाब लगाया जाता है और ठंडा किया जाता है, तो वो पहले लिक्विड में बदलता है, लिक्विड से फिर सॉलिड में बदलता है, ठोस में। और जब हाइड्रोजन गैस ठोस बनता है तो अध्रुवीय आणविक ठोस बनता है, जो कि क्रिस्टलीय रूप में होता है। समझे बात? वैसे ही क्लोरीन गैस को जब ठंडा करके जमाया जाता है तो वो भी क्रिस्टलीय ठोस बनाता है, और आयोडीन तो ऑलरेडी ठोस अवस्था में होता है। समझे बात? कोई डाउट थोड़ी है अब? तो ये कहलाएंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, और ऐसे ही कुछ ध्रुवीय आणविक ठोस भी हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस मतलब इनमें जो अणु का निर्माण होगा वो अलग अलग परमाणुओं से होगा। ठीक? तो ध्रुवीय आणविक ठोस, इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अलग अलग परमाणु है कि नहीं इसमें? हाइड्रोजन अलग परमाणु है, क्लोरीन अलग है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु। ठीक? तो ऐसे जब अलग अलग परमाणु से मिलकर यौगिक बनता है या ठोस बनता है तो उसको ध्रुवीय आणविक ठोस बोलेंगे, और समान परमाणु से मिलकर जब अणु बनता है तो अध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर? आणविक ठोस समझ आ गया? ज्यामिति कौन बनाएगा? आणविक ठोस क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझ आ रहा है? निश्चित ज्यामिति का निर्माण पदार्थ के अंदर, निश्चित ज्यामिति का निर्माण इन अणुओं द्वारा होगा। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु है, यहाँ पे एक अणु है, यहाँ पे एक अणु है, यहाँ पे एक अणु है, और निश्चित ज्यामिति बना रहे हैं, तो बन गया ना क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन वो निश्चित ज्यामिति बना कौन रहे हैं? परमाणु नहीं, आयन नहीं, कौन बना रहे हैं? अणु। तो जब निश्चित ज्यामिति का निर्माण अणुओं द्वारा हो तो आणविक ठोस। समझ, इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस किसको कहेंगे? जिसमें निश्चित ज्यामिति का निर्माण किनके द्वारा हो? आयनों के द्वारा हो। ठीक है? तो जो आयनिक यौगिक होंगे उसमें आयन जो है निश्चित ज्यामिति का निर्माण करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक, ये सब आयनिक यौगिक है और क्रिस्टलीय भी है। ठीक? जब सोडियम क्लोराइड बनता है ना तो उसमें एक सोडियम धन आयन रहेगा, तो उसके बगल में रहेगा एक क्लोरीन ऋण आयन, उसके बाद फिर सोडियम धन आयन, ऐसे एकांतर क्रम में रहते हैं। एकांतर क्रम मतलब एक के बाद एक बार फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण। इधर भी आएंगे धन के बाद में ऋण, क्लोरीन माइनस, और इधर फिर धन, सोडियम प्लस। ऐसे निश्चित ज्यामिति जब बनता है तो इसको बोलते हैं आयनिक ठोस। क्लियर? आयनों में ध्यान से समझ लो। और एक चीज, जब आयनिक ठोस बनता है तो यहाँ पे जो बल लगता है दो आयनों के बीच, वो विद्युत बल कहलाता है या आयनिक बल कहलाता है। ठीक? जबकि आणविक ठोस में दो अणुओं के बीच जो बल लगता है वो वान डर वाल्स बल कहलाता है। सब 11वीं में पढ़े हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाला बल वान डर वाल्स बल या लंदन बल कहलाता है, और आयनों के बीच में लगने वाला बल आयनिक बल या विद्युत बल कहलाता है। ठीक? तो ये सब चीजें थोड़ा दिमाग में रखना है। आयनिक ठोस भी समझ आ गया। तीसरा है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस
अब ये सहसंयोजी ठोस क्या है जान लो। सहसंयोजी ठोस में वास्तव में क्रिस्टल का निर्माण परमाणुओं द्वारा होता है। निश्चित ज्यामिति का निर्माण किसके द्वारा होता है? परमाणुओं द्वारा। बहुत सारे परमाणु रहेंगे, लेकिन वो सब परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? तो सहसंयोजी बंध बना के जुड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं, सब क्या है? परमाणु है, और सभी परमाणु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किस बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा। ठीक है, तो ऐसे जो क्रिस्टल होंगे उसको हम बोलेंगे सहसंयोजी क्रिस्टल या सहसंयोजी ठोस। ठीक, जैसे याद है ऐसा टाइप का कुछ ठोस जिनमें परमाणु सहसंयोजी बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सहसंयोजी मतलब तो जानते हो ना, जब दोनों के दोनों साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो सहसंयोजी। याद है कुछ यौगिक सहसंयोजी वाला? हीरा कार्बन के जितने अपरूप है वो कैसे होते हैं? सहसंयोजी ठोस के रूप में होते हैं। परमाणु पूरा एक ही प्रकार का रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन सभी कार्बन एक दूसरे से कौन से बंध से जुड़े रहेंगे? सहसंयोजी बंध द्वारा। और बंधों से जुड़कर, सहसंयोजी बंधों से जुड़कर अलग अलग ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो कभी फुलेरिन बन जाते हैं, तो कभी हीरा बन जाते हैं, तो कभी ग्रेफाइट बन जाते हैं। ठीक है, वही सब क्या है? सहसंयोजी ठोस है। ये सब उतना महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, इसलिए सब स्ट्रक्चर से नहीं बता रहा हूँ, बस जान लो कौन सहसंयोजी ठोस है। सहसंयोजी ठोस का मतलब क्या है? सहसंयोजी ठोस का मतलब उन ठोसों को बोलेंगे जिसमें क्रिस्टली ठोस में ज्यामिति का निर्माण परमाणुओं द्वारा होगा और सभी परमाणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होंगे? सहसंयोजी बंधों द्वारा। ठीक है, तो इसके उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन आदि। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आता है धात्विक ठोस। नाम से पता चल रहा है धात्विक ठोस मतलब धातु ठोस। तो धातुओं में जो क्रिस्टली ठोस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा समझ लो इधर। धातुओं में वास्तव में ज्यामिति का निर्माण कैसे होता है ये ध्यान से देखना। धातुओं में जो परमाणु होते हैं उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्यारहवीं में पढ़े थे, याद है? धातुओं में विद्युत धनात्मकता पाई जाती है कि विद्युत ऋणात्मकता? इतना बताओ मुझे। धनात्मकता पाई जाती है, धातु विद्युत धनी होते हैं। विद्युत धनी होने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो होता क्या है, धातुओं के अंदर मान लो अगर ये कोई धातु है तो उसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इन परमाणुओं को छोड़कर धातु के सतह में तैरते रहते हैं। हालांकि धातु को छोड़कर बाहर नहीं जाते जब तक कोई घर्षण ना हो या अन्य कंडीशन में उसका प्रवाह ना हो तब तक। ठीक है, लेकिन परमाणु से निकल के मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल के इन सतहों में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं, धातु सतह पर तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका मतलब कि धातु में उसके आंतरिक हिस्सों में ऑलरेडी धन आयन, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल दिए तो ये क्या है? ये सब क्या है? धन आयन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निकल गए अगर परमाणु से तो क्या बचा? धन आयन। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निकलने से बने धन आयन मौजूद रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उनको छोड़कर नहीं जाते। क्यों छोड़ के नहीं जाते? उसके पीछे का कारण है, समझो इधर।
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु से निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये बन जाता है धन आयन और इलेक्ट्रॉन के पास है ऋण आयन। तो वो तैरते तो हैं लेकिन इनके कंट्रोल में तैरते हैं, क्योंकि ये धन आयन उन ऋण आयनों को आकर्षित करते रहते हैं। समझ रहे बात? मतलब एक रस्सी से बांध के इनको समझो छोड़ दिए है, जाओ घूमो, तो इलेक्ट्रॉन तैरते तो रहते हैं लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन में रहते हैं, आकर्षण में रहते हैं इन धन आयनों के। ठीक, और इस प्रकार से जब क्रिस्टली ठोस का निर्माण होता है तो इसे ही बोलते हैं धात्विक ठोस। समझे बात? तो ज्यादातर धातुओं में यही ठोस, धातु में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो जो धातु क्रिस्टली रूप में होते हैं, वैसे लगभग सभी धातु क्रिस्टली रूप में होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं धात्विक ठोस। अब इसमें कोई भी धातु का नाम लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया बात कि नहीं? कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, ऐसे जितने भी धातु हैं उनके नाम लिख सकते हो। आया यहां तक बात समझ? ये क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, पेपर के लिए टेंशन मत लेना इसको, मैं जब बताते जाऊंगा तो कुछ ना कुछ ऐसा साइन बनाते जाना कि ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें कोई अलग साइन रहना चाहिए। ठीक है, ताकि जब तुम लोग पेपर की तैयारी करना चालू करो तो उस टाइम जो काम की चीजें नहीं हैं उसको फालतू क्यों पढ़ोगे। ठीक है, पेपर की दृष्टि से फालतू बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे फालतू नहीं है, समझने के लिए तो जरूरी है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज बताने वाला हूं, पढ़ने वाले हैं अब जो, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, तो बिल्कुल ध्यान रखना क्या है वो महत्वपूर्ण चीज। क्रिस्टल जालक। अक्सर ये पेपर में पूछे जाते हैं, क्रिस्टल जालक। हेडिंग नोट कर लिए? थोड़ा सा देख लो, मैं पहले क्रिस्टल जालक एक फटाफट छोटा सा बना रहा हूं, तुम लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है।
यही है क्रिस्टल जालक। अब इसमें खासियत क्या है समझो ध्यान से। जितना तुम लोग ये बिंदु देख रहे हो, ये सब बिंदु क्रिस्टली ठोस के अवयवी कण है, जो कि या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या तो आयन होंगे। ठीक। और ये जो रेखा देख रहे हो, ये इन अणु, परमाणु या आयनों के बीच बनने वाले बंध को दर्शा रहा है। जबकि वास्तव में अवयवी कण ऐसे दूर में नहीं होंगे, ये सब चिपके होंगे। ठीक है। कैसे चिपके होंगे वो भी दिखाऊंगा आगे चल के। वास्तव में तो वो बहुत पास पास में चिपके रहते हैं। अभी मैं दूर दूर दिखा दिया हूं ना इनको, बिंदुओं को, अवयवी कणों को, जबकि वास्तविकता में वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, जिसको घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें ऐसे थोड़ा सा जूम करके दूर दूर में दिखाना पड़ेगा, तब स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए यही है क्रिस्टल जालक। और ये भी पूरा नहीं है। अगर कोई क्रिस्टली ठोस अगर इतना बड़ा है, ये बोर्ड के बड़ा, तो ऐसा ही जाल पूरे बोर्ड में फैला रहेगा, या कहें पूरे पदार्थ में फैला रहेगा। समझ आ रहा है बात। और इतना जितना मैं बिंदु दिखाया हूं, उतना तो हम अगर तिनका भी लेंगे बिल्कुल छोटा सा, तो उसमें इनसे लाखों गुना ज्यादा परमाणु, अणु या आयन मौजूद रहेंगे, जितना मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं उसमें। ठीक है। तो सोचो, ऐसा जाल, ये बारीक जाल हम बहुत गहराई में देख रहे हैं समझो किसी पदार्थ के, तब जाके ऐसा जाल देखने को मिलेगा। और ऐसा जाल क्रिस्टली ठोस में पूरे भाग में फैला रहता है। समझे बात। सोच के देखो, हमारे जितना हम बाहर में देखते हैं उससे कहीं ज्यादा एक पदार्थ के आंतरिक संरचना में कितना जाल बिछा हुआ है। ठीक। अब ये क्रिस्टल जालक को डिफाइन कैसे करेंगे समझो। देख तो लिए क्रिस्टल जालक, अब बताओगे कैसे ये क्रिस्टल जालक ये चीज होता है करके। तो मैं बता रहा हूं, आप समझो। क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित नियमानुसार ज्यामिति व्यवस्था होती है निश्चित नियमानुसार इन अवयवी कणों की ज्यामिति व्यवस्था है। ज्यामिति बना है ना घनाभ के जैसे, है कि नहीं। तो निश्चित नियमानुसार ज्यामिति व्यवस्था होती है। क्रिस्टलों में इन अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक। अर्थात इन बिंदुओं के असंख्य समूहों की व्यवस्था को ही हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। समझे बात। ये जो व्यवस्था देख रहे हो इसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्लियर है। एक बार फिर बोल रहा हूं, अब याद करने का तुम लोग भी दिमाग में डालो इसको, मैं जो बोल रहा हूं उसको। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। क्रिस्टली ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित नियमानुसार ज्यामिति व्यवस्था होती है। क्रिस्टलों में इन अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात इन असंख्य बिंदु के समूहों से बनी नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात आया आप समझ। हाँ, फिर आगे ध्यान दो। क्रिस्टल में इन बिंदुओं को जालक बिंदु भी कहते हैं। ये जितने भी बिंदु देख रहे हो, मतलब अवयवी कण देख रहे हो, इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो रेखाएं देख रहे हो, वो वास्तव में उन अवयवी कणों के बीच बनने वाले बंधों को प्रदर्शित कर रहा है। जो बंध आयनिक भी हो सकते हैं, आणविक भी हो सकते हैं, और धात्विक भी हो सकते हैं, और सहसंयोजी भी हो सकते हैं। ठीक। अब बोलो क्रिस्टल जालक समझ आया कि नहीं आया ना। चलो तो फिर लिखो परिभाषा क्रिस्टल जालक। इसी साल शायद आया था पेपर में, नोट करो। चलो, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टली ठोसों में
क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में त्रिविम मतलब अब समझ रहे हो ना, त्रिविमा पिछले साल तो बताया था ना, दो विमी त्रिविमी पढ़े हो ना। तो त्रिविम कहने का मतलब सभी दिशाओं में फैले रहेंगे, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित नियमानुसार ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में इन अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं, लिख लिए, आगे लिखना। अर्थात इन जालक बिंदुओं की असंख्य समूहों की नियमित व्यवस्था, जालक बिंदुओं की असंख्य समूहों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। हो गया? अब याद रहेगा कि नहीं ये क्रिस्टल जालक क्या चीज है? ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक तो समझ गए। अभी ये जो मैं डायग्राम बनाया था उसको समझे ना? ये अभी पूरा नहीं था। जितना बड़ा पदार्थ रहेगा उसमें ये जाल पूरा बिछा रहेगा। ठीक है, समझ रहे बात? जैसे एक घर बनाते हैं तो घर में ईंटों का पूरा जाल बिछा होता है। ईंट एक के ऊपर एक ईंट को एक निश्चित व्यवस्था में जमा के रखे रहते हैं, तो पूरा जाल बिछा रहता है कि नहीं? तो जितना बड़ा घर रहेगा उतना बड़ा जाल बिछा रहेगा, दीवार बना रहेगा। ठीक, लेकिन उसकी मूल इकाई, उस जाल की मूल इकाई या इस घर की मूल इकाई, दीवार की मूल इकाई एक ईंट है कि नहीं? एक ईंट से शुरुआत हुआ था दीवार बनना। एक ईंट के बगल में और ईंट रखे, उसके बगल में और ईंट रखे, ऊपर में और ईंट रखे, फिर ऊपर में और ईंट रखे, ऐसे कर करके क्या बना? दीवार बना, है कि नहीं? वैसे ही ये जो क्रिस्टल जालक देख रहे थे वो शुरुआत यहां से होता है, एक इकाई से। अभी जो क्रिस्टल देखे थे वो थोड़ा बड़ा था, वो क्रिस्टल जालक था, लेकिन वो शुरुआत यहां से हुआ था। डायग्राम तो खैर वो वाला मिटा दिया हूं,
लेकिन अब समझ सकते हो, उस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम उससे छोटा है। ऐसे कई इकाई को अगर हम लोग इसके बगल में ऐसा ही एक और रख दें, उसके बगल में ऐसा ही एक और रख दें, ऊपर और रख दें, इस यहाँ पे और रख दें, तो वही जाल फिर से बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। मतलब क्या कि ये जो देख रहे हो तुम लोग, वो उस क्रिस्टल जालक का क्या है? इकाई है। जैसे पूरे दीवाल का इकाई एक ईंट है, वैसे ही पूरे क्रिस्टल जालक का इकाई क्या है? ये एक संरचना। ठीक, तो इस इकाई को कहा जाता है इकाई सेल। इकाई सेल, या इसके और भी कई नाम हैं। एकक कोष्ठिका, जाल को कोष्ठिका बोलते हैं। ये जाल के रूप में है कि नहीं? इंग्लिश में जाल को ही सेल बोलते हैं। जाल को ही क्या बोलते हैं? सेल। ऐसा इंग्लिश में सेल मतलब यहां बैटरी वाला सेल नहीं है। सेल का मतलब क्या होता है? जाल। WWE देखे हो? ओमकार तो देखता है, वो जानता है। उसमें एक मैच होता है हेल इन अ सेल, जानते हो कि नहीं ओमकार? हेल इन अ सेल। तो उस मैच में क्या होता है? दो फाइटर को, दो रेसलर को या दो से अधिक रेसलर को एक लोहे के जंजीर जाल के अंदर लड़ाया जाता है। अब उसका नाम क्या है? हेल इन अ सेल। तो हेल का मतलब होता है जहन्नुम या नरक, और इन अ सेल, जाल के अंदर। तो मान लो तुम्हें खतरनाक रेसलर के बीच में एक जाल के अंदर रख दे, तो तुम्हारे लिए वो जाल नरक के समान होगा कि नहीं होगा? इसलिए उस फाइट को बोलते हैं हेल इन अ सेल, मतलब जाल के अंदर नरक। ठीक, तो इकाई सेल मतलब इकाई जाल, और ऐसे कई जाल मिलके बन जाता है क्रिस्टल जालक। ठीक, इकाई सेल का और क्या क्या नाम है? तो इसके अन्य नाम भी लिख देता हूं मैं यहां पे। एकक कोष्ठिका, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, इकाई को यूनिट बोलते हैं, तो यूनिट सेल। ऐसे अलग अलग नाम है इसके। ठीक, अब क्या चीज है ये इकाई सेल? ये जो देख रहे हो यही है इकाई सेल। कैसे डिफाइन करें इसको? अगर क्रिस्टल जालक एक दीवार है तो एक ईंट उसका इकाई सेल है ना? अब डिफाइन कैसे करें इसको, समझो। जालक बिंदुओं की ये सूक्ष्मतम संरचना है, और इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति जब होगी तब पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा या क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होगा। मतलब जालक बिंदुओं की वह सूक्ष्मतम संरचना वाली इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस इकाई को क्या कहते हैं? इकाई सेल। ठीक, चलो परिभाषा लिखो इकाई सेल का। इकाई सेल लिखो। जालक बिंदुओं की वह सूक्ष्मतम संरचना, या एक मिनट, जालक बिंदुओं की सूक्ष्मतम संरचना वाली, जालक बिंदुओं की सूक्ष्मतम संरचना वाली वह इकाई जिसके त्रिविम में बारंबार, त्रिविम में
बारंबार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसके बाद अल्प विराम लगाओ और आगे लिखो इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। ठीक, समझ आया इतना? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है? अच्छा, अब देखो इस चैप्टर में ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं पेपर में आने लायक, वो जोड़ी में रहेंगे। ये देखो जोड़ी में है कि नहीं, क्रिस्टल जालक और इकाई सेल। तो जब भी पूछे जाते हैं तो क्रिस्टल जालक और इकाई सेल एक साथ पूछते हैं। निम्न को समझाइए, अ में रहेगा क्रिस्टल जालक तो ब में रहेगा इकाई सेल, और शायद इसी साल आया था ये पेपर में। तो आगे भी और ऐसे कई चीज़ें पढ़ेंगे जो जोड़ी में रहेंगे और ज़्यादातर उन्हीं को पेपर में पूछा जाता है।